एक गहरी सांस अंदर और बाहर। हम सब ये हर पल करते हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि ये जो एक सांस हमने ली, इसका सफर अंदर कितना कमाल का है? चलिए आज इसी सफर पर निकलते हैं। देखते हैं कि हवा हमारे शरीर के अंदर कहाँ-कहाँ घूम कर आती है। और ये हम करते कितनी बार हैं? हर मिनट में करीब करीब 12 से 16 बार। दिन हो, रात हो, हम सो रहे हो, ये चलता ही रहता है, एकदम ऑटोमेटिक। पर ये जो इतना सिंपल सा काम लगता है ना, इसकी कहानी उतनी सिंपल है नहीं। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर हम सांस लेते ही क्यों हैं? जवाब बड़ा सीधा है, एनर्जी के लिए। सोचिए, हमारे शरीर का हर एक सेल, हर एक कोशिका एक छोटी सी फैक्ट्री है। उसे काम करने के लिए फ्यूल चाहिए, और ऑक्सीजन ही वो चीज है जो इस फ्यूल को जलाती है। लेकिन जब भी कुछ जलता है तो धुआं भी निकलता है ना? यहाँ वो धुआं है कार्बन डाइऑक्साइड, जहरीला, उसे बाहर निकालना ही पड़ता है। तो बस सांस लेना इसी चीज का खेल है, अच्छी हवा अंदर और खराब धुआं बाहर। तो ठीक है, सफर शुरू करते हैं। ये हवा अंदर जाती कहाँ से है? समझिए कि हमारे अंदर एक बढ़िया सा वेल डिजाइंड हाईवे बना हुआ है जो हवा को सीधा उसकी मंजिल यानी फेफड़ों तक ले जाता है। चलिए इसी हाईवे पर चलते हैं। तो सबसे पहले हवा हमारी नाक से अंदर आती है, फिर गले से नीचे उतरती है श्वास नली तक। वहां से ये 2 हिस्सों में बंट जाती है और सीधा फेफड़ों के अंदर। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक खाली पाइप नहीं है। इस पूरे रास्ते में हवा के साथ 3 चीजें होती हैं। उसे फिल्टर किया जाता है, उसे शरीर के तापमान तक गर्म किया जाता है और उसे नम किया जाता है। मतलब उसे एकदम परफेक्ट बनाया जाता है ताकि वो अपनी असली मंजिल वायु कोष्ठिका तक पहुंचने के लिए बिल्कुल तैयार हो। और ये हम आ गए अपनी मंजिल पर, फेफड़ों के अंदर की सबसे जरूरी जगह। इन्हें कहते हैं वायु कोष्ठिका या एल्वियोली। ये हैं क्या? असल में ये लाखों करोड़ों छोटी छोटी गुब्बारे जैसी थैलियां हैं, और हर थैली के चारों तरफ खून की नसों का एक जाल बिछा हुआ है। यहीं वो जादू होने वाला है जिसके लिए ये सारा सफर तय किया गया। पर अब यहाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हवा इन थैलियों में भर तो गई, लेकिन ऑक्सीजन को कैसे पता चलता है कि ओके, अब मुझे यहाँ से निकलकर खून में जाना है? क्या कोई गेट खुलता है या कोई सिग्नल मिलता है? असल में इसका जवाब कुदरत के एक बहुत ही सिंपल से नियम में छिपा है। ये नियम बहुत आसान है। कोई भी गैस हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ भागती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी ढलान पर नीचे की ओर बहता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। फेफड़ों की थैलियों में ऑक्सीजन का प्रेशर है 104, और ठीक बगल में जो खून बह रहा है उसमें कितना है? सिर्फ 40। तो क्या होगा? जाहिर है ऑक्सीजन फटाक से ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ यानी खून में कूद जाएगी। सिंपल। प्रकृति का क्या जीनियस ऑटोमेटिक सिस्टम है ना? और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि ये अदला बदली, ये पूरा एक्सचेंज एक ऐसी पतली सी झिल्ली के आर पार होता है जिसकी मोटाई 1 मिलीमीटर से भी बहुत बहुत कम है। सोचिए कितना पतला। और ये इतनी पतली क्यों है? ताकि गैसें फटाफट आ जा सकें, कोई रुकावट ना हो। सच में ये किसी बायोलॉजिकल चमत्कार से कम नहीं है। ठीक है, तो ऑक्सीजन अब खून में आ चुकी है। मिशन का पहला पार्ट पूरा। पर काम अभी खत्म नहीं हुआ है। असली डिलीवरी तो अब शुरू होगी। इसे अब शरीर की हर एक कोशिका तक, हर एक सेल तक पहुंचाना है। तो चलिए सफर का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। तो ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में ट्रैवल कैसे करती है? क्या तैर कर जाती है? नहीं, वो एक तरह की स्पेशल टैक्सी लेती है। हमारे खून में जो लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वो हीमोग्लोबिन नाम के एक प्रोटीन से भरे होते हैं। ये हीमोग्लोबिन ही वो टैक्सी है। लगभग 97% ऑक्सीजन इसी हीमोग्लोबिन से चिपक जाती है, और ये टैक्सी उसे पूरे शरीर में घुमाकर ठीक उसकी मंजिल पर छोड़ देती है। तो एक तरफ तो ये ऑक्सीजन की डिलीवरी सर्विस चल रही है, और ठीक उसी समय एक और काम हो रहा है। वो है कचरा उठाने का काम। मतलब जो कोशिकाएं अपना काम कर चुकी हैं, उनसे निकले वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करना और उसे वापस फेफड़ों तक लाना। तो अब शुरू होता है हमारा वापसी का सफर। और यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। ऑक्सीजन तो सीधी सादी हीमोग्लोबिन से चिपक कर चली गई थी, पर कार्बन डाइऑक्साइड इतनी सीधी नहीं है। ज्यादातर CO2 खून में सीधे सीधे ट्रैवल नहीं करती। हमारा शरीर एक बहुत ही स्मार्ट तरीका अपनाता है। वो क्या करता है?
वो लगभग 70% कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट नाम के एक दूसरे केमिकल में बदल देता है। ऐसा करना उसे वापस फेफड़ों तक लाने का एक ज्यादा सेफ और ज्यादा एफिशिएंट तरीका है। तो हवा अंदर आ रही है, गैसों की अदला बदली हो रही है, फिर हवा बाहर जा रही है। ये सब कुछ एक परफेक्ट रिदम में अपने आप चल रहा है। पर एक मिनट, इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? कौन है जो ये सब मैनेज कर रहा है? इस पूरी सिम्फनी का, इस पूरे संगीत का कंडक्टर आखिर है कौन? ये कंडक्टर कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना दिमाग है। दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं, वही सब कुछ कंट्रोल करता है। वहाँ पर एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जिसका काम है सांस की एक बेसिक धुन सेट करना, जैसे सांस अंदर, सांस बाहर। और फिर दूसरे सेंटर्स हैं जो इस धुन को सिचुएशन के हिसाब से बदलते हैं। जैसे जब हम दौड़ते हैं तो यही सेंटर्स सिग्नल देकर हमारी सांसों को तेज कर देते हैं। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि हम सांस तब लेते हैं जब शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना? पर ये सच नहीं है। असलियत यह है कि सांस लेने का जो मेन ट्रिगर है वो ऑक्सीजन की कमी है ही नहीं, वो है शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। हमारा दिमाग CO2 के लेवल को लेकर बहुत बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जैसे ही खून में CO2 थोड़ा सा भी बढ़ता है, दिमाग को फौरन सिग्नल मिलता है कि चलो सांस लो और इसे बाहर निकालो। तो हमने क्या देखा? सांस लेना सिर्फ फेफड़ों का काम नहीं है, ये तो एक जबरदस्त टीम वर्क है। फेफड़ों, खून, दिमाग और शरीर की हर कोशिका के बीच का। जब कई सारे अलग अलग हिस्से मिलकर कुछ ऐसा शानदार काम करते हैं जो कोई एक हिस्सा अकेले कभी नहीं कर सकता, तो इसी को साइंस में इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। और सांस लेना इसका एक परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे पूरा सिस्टम अपने अलग अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा और बेहतर होता है। तो ये थी कहानी सिर्फ एक सांस की, और ये सोचने पर मजबूर करती है ना, कि अगर एक मामूली सी सांस लेने के पीछे इतनी कमाल की, इतनी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग छिपी है, तो फिर जरा सोचिए हमारे शरीर के अंदर ठीक इसी पल और न जाने कितने चमत्कार हो रहे होंगे जिनके बारे में हमें पता तक नहीं।